हेलो दोस्तों, अभी हम लोग जीआईबी का लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग का क्वेश्चन बैंक नंबर 4 पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको भी जीआईबी का मेगा ऑफर अभी चल रहा है जो 80% डिस्काउंट है। आप 600 रुपये में कोर्स ले सकते हैं। स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। चलिए पहला सवाल। ए मॉर्टगेज व्हेन क्रिएटेड थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कॉल्ड मॉर्टगेज डीड एंड मॉर्टगेज डीड इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद इन मंथ्स इफ द वैल्यू ऑफ मॉर्टगेज मनी इज रुपीज़। क्या बोलते हैं, मॉर्टगेज को जब क्रिएट किया जाता है किसी इंस्ट्रूमेंट में और वो लिखित रूप से होता है, कैसे होता है, लिखित रूप से होता है, इसको बोलते हैं मॉर्टगेज डीड। तो यह जरूरी है कि उस मॉर्टगेज को आप रजिस्टर्ड कराएं महीनों में, ठीक है। एक महीनों मतलब एक महीने में, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉर्टगेज वैल्यू है, अगर वो कुछ रुपए का है तो कैसे क्या है इसका आपको ये बताना होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये ऑप्शन है कि रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म्स फॉर मंथ्स 100 और मोर के स्टैम्प पेपर में आपको लग करना होगा। बी ऑप्शन रजिस्ट्रार ऑफ एसोनेसिस 4 मंथ्स 100 और मोर। सी ऑप्शन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज 34 मंथ्स 100 और मोर। डी ऑप्शन रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस 3 मंथ्स मोर देन ₹100। जो सही ऑप्शन आएगा इस केस में वो क्या हो जाएगा, इसे तो रटने वाला चीज़ आप इसको रट लीजिए। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेस के आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा 4 महीने के भीतर। 100 रुपये या उससे ज़्यादा का रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फीचर्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज नॉट करेक्ट एज पर एलएलपी एक्ट 2008। एलएलपी का क्या मतलब, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये कानून आया था 2008 में। उसके हिसाब से कौन सी बात इसमें जो बताई गई है वो सही नहीं है, यही बताना है आपको। सही नहीं है यानी गलत बात बताना है, ठीक है। ए ऑप्शन है एलएलपी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। एलएलपी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। बी ऑप्शन है एलएलपी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर। एलएलपी बिल्कुल सेपरेट अपने पार्टनर से होता है। सी ऑप्शन एलएलपी हैज परपेचुअल सक्सेशन, डेथ ऑफ पार्टनर डजंट अफेक्ट एलएलपी। बोलते एलएलपी का क्या, परपेचुअल सक्सेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर कोई पार्टनर मर जाता है तो उससे कुछ भी एलएलपी को अफेक्ट नहीं होता है। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे कोई इसमें सही ऑप्शन क्या है, नन ऑफ द अबव, यानी सारी बातें आप बोल सकते हैं गलत है, सारी बातें छोड़ के रहें। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। देखिए डी क्यों होगा अब आपको समझाता हूँ मैं। पूछ रहा था नॉट करेक्ट, तो भाई एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये बात बिल्कुल 100% सही है। कानून की नज़र में इसका एक अलग एग्जिस्टेंस होता है। एलएलपी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर, बिल्कुल कंपनी की तरह काम करते हैं, सेपरेट होता है, अपने पार्टनर से कुछ लेना देना नहीं, ये बात सही है। एलएलपी हैज़ परपेचुअल सक्सेशन, मतलब आपके बाद कुछ दूसरा आदमी आएगा और कंपनी को चलाएगा या एलएलपी को चलाएगा, बिल्कुल सही है। कोई पार्टनर मर भी जाता है तो अफेक्ट नहीं करता है एलएलपी को, ये बात भी सही है, ठीक है। किसी पार्टनर के मरने से कोई अफेक्ट नहीं होता एलएलपी, ये बात सही है, ठीक है। डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, XYZ क्रिएटेड इक्विटेबल मॉर्टगेज इन फेवर ऑफ बैंक ए ऑन January 14, 2007, not registered a simple mortgage with bank B on January 28, 2007 and registered on March 12, 2007 and a simple mortgage with bank C on February 10, 2007 and registered on February 28, 2007. The priority of mortgage in this case would be in the following order। बोलते हैं XYZ यहाँ पे क्रिएट किया एक इक्विटेबल मॉर्टगेज जो कि बैंक ए के फेवर में करता है 14 जनवरी 2007 को, जो कि रजिस्टर्ड नहीं हुआ। यहाँ पे सिंपल मॉर्टगेज है बैंक बी के साथ जो कि 28 जनवरी 2007 को, और यहाँ पे रजिस्टर्ड किया है मार्च को, 12 मार्च 2007 को। और यहाँ पे एक तरीके का सिंपल मॉर्टगेज है बैंक सी के साथ फरवरी 10, 2007 को, और ये रजिस्टर्ड हुआ है 28 फरवरी 2007 को। जो प्रायोरिटी है मॉर्टगेज का इस केस में क्या होगा, किस ऑर्डर में होगा। ए ऑप्शन है बैंक सी, बैंक बी एंड बैंक ए। बी ऑप्शन है बैंक बी, बैंक सी एंड बैंक ए। सी ऑप्शन है बैंक बी, बैंक ए, बैंक सी। डी ऑप्शन है बैंक ए, बैंक बी एंड बैंक सी। समझते हैं। तो बोलते हैं XYZ ने क्या किया, इक्विटेबल मॉर्टगेज किया था, किसके फेवर में किया, तो ए के फेवर में किया 14 जनवरी 2007, और वो रजिस्टर्ड नहीं था, मतलब सिंपल मॉर्टगेज किया बैंक बी के साथ 28 जनवरी 2007 को, और यहाँ रजिस्टर्ड किया 12 मार्च 2007 को। फिर एक और सिंपल मॉर्टगेज किया बैंक सी के साथ फरवरी 10, 2007 को, और उसको रजिस्ट्रेशन किया 28 फरवरी 2007 में। तो प्रायोरिटी ऑफ मॉर्टगेज किसका होगा, यहाँ पे किस ऑर्डर में होगा, ठीक है। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आ जाएगा डी, बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी, ठीक है। क्यों,
जिस दिन को सबसे पहले जो चीज़ होगा, यानी सबसे पहले 14 जनवरी को यहाँ पे बात हुई, फिर यहाँ बात हुई 28 जनवरी को, यहाँ बात हुई आपका 10 फरवरी को, तो उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यू मिलेगा, प्रायोरिटी मिलेगा मॉर्टगेज का, यानी डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, डी ऑप्शन में क्या था, ए बैंक ए पहले, फिर बैंक बी, फिर बैंक सी, ठीक है। क्वेश्चन 4 में अंडर आरटीआई एक्ट 2005 द इंफॉर्मेशन कैन बी टेकन फ्रॉम, बोलता है आरटीआई एक्ट 2005 के तहत बोलता है जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको लिया जा सकता है, किस फॉर्म में तो बता रहे हैं। ए ऑप्शन दिया है डिस्केट्स और फ्लॉपीज के फॉर्म, किसमें, डिस्केट्स और फ्लॉपीज के फॉर्म में। बी ऑप्शन है टैप्स और वीडियो कैसेट्स के फॉर्म में। सी ऑप्शन है प्रिंट आउट्स और इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। डी ऑप्शन ऑल द अबव। देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 जो आया 2005 में आया, उसमें बता रहे इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, तो क्या क्या तरीका हो सकता है, सारे तरीके जो बताए उसमें आप ले सकते हैं, यानी डी ऑप्शन आ जाएगा, इसमें कुछ था ही नहीं। क्यों, देखिए फ्लॉपीज या डिस्केट्स में भी आप ले सकते हो, पेन ड्राइव में ले सकते हो, टैप्स में ले सकते हो, वीडियो कैसेट्स में ले सकते हो, सारी बातें सही हैं। इवन आप चाहें तो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए ऑल द अबव सही है। क्वेश्चन 5 में इन केस ऑफ हाइपोथिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, बोलते अगर हाइपोथिकेशन का केस है तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं होगा, ये आपको भी यहाँ पे बताना होगा। ए ऑप्शन है इट इज डिफाइंड एज पर सरफासी एक्ट, बोलते ये सरफासी एक्ट के हिसाब से बताया हुआ है। बी ऑप्शन है द ऑनरशिप रिमेन्स विद द बोरोवर, ऑनरशिप जो है बोरोवर के साथ रहता है। सी ऑप्शन है द पोजीशन रिमेन्स विद द क्रिएटर, जो पोजीशन है क्रिएटर के साथ रहता है। डी ऑप्शन है क्रिएटर हैज द राइट टू डिमांड पोजीशन, क्रिएटर के पास अधिकार होता है कि डिमांड कर सके पोजीशन की। तो कौन सी बात सही नहीं है हाइपोथिकेशन का, वो आपको बताना है यहाँ पे। क्या है, नॉट, शब्द का ध्यान दीजिए, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हाइपोथिकेशन बिल्कुल यहाँ पे जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो सी होगा, कि जो पोजीशन रिमेन्स विद द क्रिएटर, एक्चुअली ये ऑप्शन इसलिए सही है कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है इसलिए। बाकी सारी तीनों बातें सही हैं कि सरफासी एक्ट में से हाइपोथिकेशन डिफाइन है। फिर यहाँ ऑनरशिप बोरोवर के पास रहता है, क्रिएटर के पास अधिकार होता है कि डिमांड कर सकता है पोजीशन का, ये सारी बातें सही है। अगर पैसा नहीं भरेंगे तो क्रिएटर ले सकता है, डिमांड कर सकता है कि भाई मुझे दे दो गाड़ी, उसको बेच देगा क्रिएटर, बैंक बेच देगा, क्या करेगी रख के। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, where forged notes or counterfeit currency has been used as genuine record of such transaction is required to be maintained if the amount of such transaction is, बोलता है अगर कोई फोर्ज नोट है यानी जाली नोट है और काउंटरफिट करेंसी है जिसको एकदम बहुत अच्छे तरीके से जेन्युइनली यूज़ किया गया, रिकॉर्ड किया जाएगा, उस तरह का ट्रांजेक्शन जरूरी है कि आप मेंटेन करें। अगर अमाउंट जो है इस तरह का ट्रांजेक्शन का कितना, ए ऑप्शन है 50,000 या उससे ज़्यादा हो, बी ऑप्शन ₹1,00,000 या उससे ज़्यादा हो, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन ₹10,00,000 या उससे ज़्यादा हो, डी ऑप्शन है ट्रांजेक्शन रिस्पेक्टिव अमाउंट, कोई भी ट्रांजेक्शन कितने भी अमाउंट का हो उसको रिकॉर्ड करना होगा आपको। क्या होना चाहिए सही इस केस में, डी होगा, यानी सारे ट्रांजेक्शन किसी भी अमाउंट के हो, ठीक है, वो होगा, तो डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी डीम्ड टू बी कंटिजेंट क्रेडिट फैसिलिटी, बोलते इनमें से कौन सा चीज़ को हम लोग ऐसा नहीं मान सकते हैं कि कंटिजेंट क्रेडिट फैसिलिटी है। ए ऑप्शन है लेटर ऑफ क्रेडिट, बी ऑप्शन है बैंक गारंटी, सी ऑप्शन है को एक्सेप्टेंस, डी ऑप्शन है ओवरड्राफ्ट विच इज़ नॉट अवेल्ड। तो हम पूछ रहा है कंटिजेंट क्रेडिट फैसिलिटी। कंटिजेंट उस तरह क्रिएट होता है जिसमें आप बोल सकते हैं कि अभी तक उस फैसिलिटी को लिया नहीं है, अवेल नहीं किया है, मतलब लिया नहीं का मतलब क्या है कि अभी तक उसने ले तो रखा है पर अभी तक यूज़ नहीं किया। सही शब्द क्या है कि इसको आप बोल सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, हाँ, इसको यूज़ ही अभी तक नहीं किया है, इसलिए कंटिजेंट है। अगर यूज़ करेगा तो कंटिजेंट नहीं रहेगा। तो अब आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा, तो डी हो जाएगा ओवरड्राफ्ट विच इज़ नॉट अवेल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, जो पार्टनरशिप फर्म उसके संबंध में कौन सी बात सही नहीं होगी ये आपको बताना होगा। पार्टनरशिप क्या है, शब्द को ध्यान दीजिएगा, नॉट ट्रू। पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप आर रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड नॉट द पार्टनरशिप डेट्स, मतलब पार्टनरशिप को जरूरी कब रजिस्टर्ड करे पार्टनरशिप फर्म के साथ, ना कि पार्टनरशिप डेट के साथ। बी ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स इज नॉट कंपलसरी, इट इज ऑप्शनल, बोलता है रजिस्ट्रेशन करना पार्टनरशिप फर्म का कंपलसरी नहीं बट ऑप्शनल है।
सी ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड फर्म्स हैव सर्टेन एडवांटेजेस ओवर अनरजिस्टर्ड फर्म, मतलब रजिस्टर्ड फर्म का कुछ एडवांटेज होता है अनरजिस्टर्ड फर्म के ऊपर। डी ऑप्शन है नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म एडवर्सली अफेक्ट द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर्स टू कैरी ऑन द बिजनेस, बोलते हैं जो नॉन रजिस्ट्रेशन करते हैं फर्म को एडवर्सली अफेक्ट करता है जो कैपेसिटी होती है पार्टनर के बिजनेस को कैरी आउट करने में। आ रहा समझ पूरा लॉजिकली, बताइए क्या सही ऑप्शन होगा। देखिए इस केस में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है, यानी डी जो है ये बोलता है कि सही बात नहीं है, ठीक है। डी क्या है, डी एक्चुअली गलत बात है इसलिए, बाकी सारी बातें सही हैं। ए बी सी जैसे बोला पार्टनरशिप आप रजिस्टर कर सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ, और इसके लिए पार्टनर ना कि पार्टनरशिप डीड के साथ, तो ये भी सही है। पार्टनरशिप जो होता है पार्टनर रजिस्ट्रेशन जो होता है पार्टनरशिप फर्म का कंपलसरी नहीं है, ये भी बात समझिएगा, ये ऑप्शनल है, ये बात भी सही है। फिर रजिस्टर्ड फर्म का कुछ अधिकार ज़्यादा होता है अनरजिस्टर्ड फर्म के साथ, ये बात भी सही है, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए पर्सन सिक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पब्लिक ऑथोरिटी, अगर कोई पर्सन चाहता है कि इन्फॉर्मेशन लेना किसी पब्लिक अथॉरिटी से, ए ऑप्शन है ही हैज़ टू गिव रीजन्स फॉर सीकिंग द इन्फॉर्मेशन, उसको कुछ रीजन देना पड़ेगा जहाँ वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है। बी ऑप्शन हो जाएगा ही हैज़ नॉट टू गिव रीजन्स फॉर सीकिंग द इन्फॉर्मेशन, उसको कोई किसी तरह कोई रीजन नहीं देना होगा जहाँ वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है या देना चाहता है, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा इफ़ द रीजन आर गिवन इट कैन हेल्प इन क्विक डिस्पोजल ऑफ द रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर यहाँ पे रीजन दिया जाएगा तो वो क्विक डिस्पोजल करने में आपको आसानी होगा। डी ऑप्शन इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय पब्लिक अथॉरिटी विदाउट नोइंग द रीजन्स फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन, बोलते इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कोई कर रहा है तो पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा जहाँ उसे बिना कोई रीज़न के जहाँ वो इन्फॉर्मेशन ले रहा हो, तो क्या ऑप्शन सही होगा। आप बताइए। तो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी इसके लिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो किसी पब्लिक अथॉरिटी से आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए कोई आपको रीजंस देने की ज़रूरत नहीं है इन्फॉर्मेशन के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 है 30 नहीं है, दिस इज 10, ठीक है। बोलता है कि अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रेस्क्राइब द नेचर ऑफ रिकॉर्स टू बी मेंटेन्ड बाय बैंक, बोलते जो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, उसके तहत कौन सा चीज़ प्रेस्क्राइब किया गया है जहाँ पर रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है बैंकों के द्वारा। ए ऑप्शन आरबीआई एंड स्टेट गवर्नमेंट, बी ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सी ऑप्शन है सेबी एंड आरबीआई, डी ऑप्शन है सेबी एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो मनी लॉन्ड्रिंग के पिक्चर में कौन आएगा भाई, तो मनी लॉन्ड्रिंग का पिक्चर जो होता है उसमें देखिए यहाँ कौन प्रेस्क्राइब कर रहा है नेचर ऑफ रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए बैंक में, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सेबी और आरबीआई, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जीआईबी के दो तरह के प्रोग्राम है हमारे यहाँ, अगर आप कोर्स करना चाहते हैं जीआईबी का, एक है कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स जिसको बोलते हैं पीपीटी वीडियो कोर्स, दूसरा है फेस टू फेस वीडियो कोर्स जहाँ मैं बोर्ड पे आके पढ़ाता हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि कोई टीचर सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा है। इस तरह की कोर्स ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा सेलिंग होती है, ज़्यादा आप बोल सकते हैं पावरफुल कोर्स है, बेस्ट कोर्स मैं बोलूँगा आपको, जिससे कि एक तरीके से आप समझिए कि आप पक्का फर्स्ट टाइम में पास कर जाएंगे, फर्स्ट टाइम में ही पास कर जाएंगे, दोबारा आपको शक्ल नहीं देखना होगा जीआईबी का, इतना ये पावरफुल कोर्स है, ठीक है। अब हम दोनों कोर्स को कंपेयर करेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6000 सेट का क्वेश्चन बैंक है, यहाँ पे 13500 सेट का क्वेश्चन बैंक है, यहाँ 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करेंगे, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग होती है, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। पेपर 1 प्रिंसिपल 600 रुपये का, यहाँ भी 600 रुपये का है, यहाँ 1200 रुपये का, सॉरी अकाउंटिंग जो है ये 800 रुपये का, यहाँ 1500 रुपये का, लीगल यहाँ 600 रुपये का, यहाँ 1200 रुपये का, कॉम्बो पैक लेंगे 1500 रुपये का, यहाँ पे 3000 रुपये का है, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 × 9 685 127, दूसरा नंबर है 7827546946। आप वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा sidsinha123@gmail.com, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ठीक है ना। थैंक यू।